talkingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हम सब शांति के समर्थक हैं। युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध में आम आदमी ही मारे जाते हैं और सैनिक भी मारे जाते हैं, तो वो भी किसी तरह से किसी के परिवार के बच्चे हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारी धन की हानि होती है, देश सैकड़ों साल पीछे चले जाते हैं, सारी बातें। उसके बावजूद जब ये चीज़ें आ रही हैं, ये खबरें दिखाई दे रही हैं कि इजराइल और ईरान के बीच समझौता हो सकता है, पीछे गतिविधियां चल रही हैं, ट्रंप भी ये चाहते हैं, तो कुछ ऐसी जानकारियां आती हैं कि आपको लगता है कि अगर समझौता हो गया तो शायद एक मिशन अधूरा छूट जाएगा, किसी को सजा मिलनी रह जाएगी। और ये समझौता फिर ईरान क्यों करेगा? तब जब उसके सामने इजराइल निहत्था है, उसके सारे हथियार गिर गए हैं, उसका रथ भी काम नहीं कर रहा है, क्यों करेगा? उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि ईरान जो है वो तटस्थ और साक्षी भाव से इक्का दुक्का मिसाइलें फेंक रहा है, वो भी इक्का दुक्का फेंक रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि पीछे जो एक्टिविटीज चल रही हैं, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है मुझे, उसमें समझौता वगैरह हो जाए तो मामला बन जाए। लेकिन इजराइल को माफ़ करने का मन क्यों नहीं करता, इसको समझने के लिए एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट आई नहीं है, लीक हुई है। और ये रिपोर्ट जो है बहुत ख़तरनाक है, जो कुछ ऐसा बताती है इजराइल के बारे में कि आपको फिर से शायद घृणा होने लगे, शायद गुस्सा आने लगे, शायद आप चाहें कि इनको जो है, खास तौर पे जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनको पनिश करना बहुत ज़रूरी है, उनको दंड देना बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट है यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन का एक्सटर्नल एक्शन सर्विस है, EEAS, उसकी रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट में ईरान के बारे में, माफ़ कीजिए, इजराइल के बारे में ऐसे कई खुलासे किए गए हैं जो बताते हैं कि इजराइल जो है वो ऐसी स्थिति में है कि इस देश को सजा दिए बगैर छोड़ा नहीं जा सकता है। यूरोपियन यूनियन क्या है, जो लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं, बहुत ज़रूरी है ये सबको पता होना, क्योंकि जिसको नहीं पता होता वो नहीं जानती। यूरोपियन यूनियन कोई एक संगठन है जिसमें 27 देश यूरोप के उसका हिस्सा है। 27 पहले इसका हिस्सा ब्रिटेन भी था। फिर बोरिस जॉनसन पत्रकार होते थे, उन्होंने एक लेख लिखा कि कैसे ब्रिटेन को जो है वो नुकसान होता है, ये होता है, वो होता है। उनके लेख का प्रभाव इतना हुआ कि पूरे ब्रिटेन में आंदोलन होने शुरू हो गए कि ब्रिटेन को एग्जिट कराओ उससे, यूरोपियन यूनियन से। और बाद में ब्रिटेन बाकायदा यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हुआ और बोरिस जॉनसन वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए, सोचिए, एक लेख से। तो वो जो एक यूनियन बनी हुई है 27 देशों की, ये 27 देश, इसमें बड़े बड़े देश हैं और ये 27 देश बहुत सारी चीज़ें साझा करते हैं। जैसे इनका मार्केट साझा है, एक देश दूसरे देश में सामान बेच सकता है। इनकी मुद्रा सारे यूरोपियन यूनियन की एक ही मुद्रा है, मतलब 27 देशों की एक ही करेंसी है, यूरो। इसी तरह से इनके कानून और नीतियां एक हैं और जो एक ही तरीके से बनाई जाती हैं। एक यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट है, 27 देशों का एक पार्लियामेंट जो नीतियां बनाता है। इन्हीं की संस्थाएं, इनकी रेगुलेटरी बॉडी है, इनके कमीशन है। उसी तरह के कमीशन ने रिपोर्ट दी है, इनकी विदेश नीति और रक्षा नीति भी एक ही है सबकी मिला के, और मूल्य भी साझा हैं, मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे। तो इस तरह का एक 27 देशों का ये सिर्फ संगठन नहीं है, ये गठबंधन है, और गठबंधन से भी ज़्यादा एक जिस्म और 27 जानें हैं। उसकी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सन 2000 में इजराइल के साथ एक समझौता हुआ था यूरोपियन यूनियन का। इसमें जो इजराइल ने बाकायदा समझौते में लिख के दिया था यूरोपियन यूनियन को कि जो बेसिक ह्यूमन राइट हैं, बुनियादी मानवाधिकार हैं और लोकतंत्र के सिद्धांतों का इजराइल को हमेशा सम्मान करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि पश्चिमी देश, यूरोप, इसमें अभी यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट आई है, उसमें भी आधे लोग जो है इजराइल के साथ हैं। वो इजराइल के अत्याचारों का भी समर्थन करते हैं। मतलब आप इतना प्यार करो किसी से कि वो दुष्ट भी है तो भी आप उसके एकदम समर्थक हो जाओ, वो गलत भी करे तो भी मैं भी चौकीदार। तो उसमें जो है इन कई बातों का इस
जो रिपोर्ट है उसमें कई गंभीर जिक्र हैं, जैसे कि वहां के लोगों को मारा जा रहा है, कहां के, गाजा के लोगों को, ये रिपोर्ट कह रही है यूरोपियन यूनियन की। और ये रिपोर्ट, अगर ये समझौता जो किया है इसका अगर उल्लंघन होता है तो इजराइल पे यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन लग सकते हैं। और यूरोपियन यूनियन का ये समझौता है, ये व्यापार से जुड़ा हुआ है, और इजराइल के साथ अगर उन्होंने व्यापार बंद कर दिया तो हजारों करोड़ का इजराइल को नुकसान होगा। इजराइल से बहुत सारा सामान यूरोप जाता है, वो बंद हो जाएगा। सोचिए, ये सारे के सारे देश खरीदना बंद कर देंगे, 27 देश। तो आरोप ये लगा है कि ये इंसानों को तड़पा तड़पा के मार रहा है इजराइल, जैसे कि दवा, खाने पीने की चीजें और जो चीजें मनुष्य के जीने के लिए जरूरी हैं उनको लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहा है। कई खाद्य सामग्री, राहत सामग्री के ट्रक खड़े खड़े सड़ जाते हैं। यूरोपियन यूनियन ने इसको रिकॉग्नाइज किया है और ये लोगों तक पहुंचने नहीं देता है। आम नागरिकों को बुरी तरह मार रहा है, कत्लेआम कर रहा है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है, और तो और लोगों को सामूहिक रूप से सजा दी जा रही है, जो अपने आप में यूएन चार्टर के हिसाब से भी बहुत बड़ा युद्ध अपराध है कि आप उसे पूरे एक मोहल्ले को, पूरे एक इलाके को, पूरे एक शहर को या किसी एक जाति को एक साथ पनिश करें। भाई, उसमें सब तरह के लोग हो सकते हैं। तो ये जो सामूहिक दंड दिया जा रहा है गाजा के नागरिकों को, इसको लेकर भी यूरोपियन यूनियन की इस रिपोर्ट में गंभीर बातें दर्ज की गई हैं। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर बहुत सारे हमले हुए हैं, इसका भी जिक्र किया गया है, और ये कहा गया है कि किस तरह से लोगों को वहां मारा जा रहा है। कई लोगों को जो खाना लेने जाते हैं उनको भी मार दिया जाता है, और विस्थापन और जवाबदेही में कमी है। यानी ये रिपोर्ट जो है ये कहती है कि किस तरह से गाजा में गिरने की सारी हदें नेतन्याहू पार कर रहा है। अब इसको लेकर ईयू में कुछ मतभेद भी हैं, जैसा मैंने बताया, और कुछ लोग जो है वो उस रिपोर्ट को नहीं मान रहे हैं। लेकिन ये रिपोर्ट पास, मतलब तय हो गई है। अब ये यूरोपियन यूनियन के सामने आएगी, वहां मतदान होगा। अगर मतदान में ये उल्लंघन पाया जाता है या वो उस उल्लंघन को मान लेते हैं, पाया जाता तो कोई प्रश्न ही नहीं है, वो तो रिपोर्ट में है। और जो वहां का यूरोपियन यूनियन का मानवाधिकार का संगठन है उसको भी इस पे एक्शन लेना ही पड़ेगा। नहीं लेंगे तो यूरोपियन यूनियन की बड़ी थू थू होगी कि बड़े सिद्धांतवादी बनते हो तुम। हालत यह है कि इस पूरी रिपोर्ट ने जो है वो हिला के रख दिया है कि कितना बड़ा मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाला बन के सामने आया। अब आप ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन को देख के आपको लगता है कि अब ईरान के हाथ में आया तो गर्दन मरोड़ ही दे। मैं आपको बताता हूं कि और क्या क्या स्थिति हैं, कैसी स्थिति हैं इस रिपोर्ट की जब डिटेल में जाते हैं। अभी तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया, तो आपका खून और खोलेगा। 5 लाख लोग भूख से मरने के कगार पर हैं, ये रिपोर्ट लिख रही है। कितनी आबादी है पता है गाजा की? 25 लाख, यानी 20% आबादी, हर 5वां आदमी कब भूख से मर जाएगा कुछ कह नहीं सकते हैं। इतनी भूखमरी इसने फैलाई हुई है। दुनिया की सारी संस्थाएं, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, सब कह रहे हैं कि भैया उनको रोटी तो भेज देने दो, आटा तो भेज देने दो। इजराइल उसमें भी अड़ंगे लगाता है। इजराइल में खाने पीने का सामान, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजों को जाने नहीं देता है। खाद्य सामान के ट्रक, खाने पीने की चीजों के ट्रक सड़ते हुए देखे गए। किसी भी देश को यह अधिकार नहीं है कि वो आम नागरिकों को भूखा रखे। और ये अपने आप में सिविलियन चिल्ला रहा है, मेरे सिविलियन इलाके में मिसाइल गिरा दी। यहां तो सारे सिविलियन ही तुम मार दे रहे हो। वहां पे कुछ लोग कहते हैं उन्होंने भी तो हमला किया। तो भैया एक बच्चा मारा गया हमले में, तुम कितने बच्चे मारोगे? कितने बच्चे मारोगे? और ये बच्चा मारना तो गलत था, लेकिन इसके बदले में बच्चे मारना वो तो और भी गलत है ना। उसने एक गलत काम किया तो तुम उसका 100 गुना गलत काम करो। छोटे बच्चे जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, महिलाएं, मरीज, बुजुर्ग, ऐसे जैसे कि कसाई भी एक एक करके ही मारता है। अब आप देखिए कि संयुक्त राष्ट्र ने इस सामूहिक दंड को, क्योंकि ये जो है वो कलेक्टिव पनिशमेंट है,
अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमों के खिलाफ है, ये भी मैंने बताया। इसको भूखमरी के को युद्ध का हथियार बनाना मानता है। वो कहता है कि आप भूखमरी को हथियार बना रहे हो आम लोगों के खिलाफ। दुर्भाग्य देखिए इस दुनिया का कि हम सब लोग जो पूरी दुनिया में रहते हैं कितने नैतिक हैं, और ये जो सरकारें हैं इनके ऊपर कोई कानून ही लागू नहीं होता, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप सोचिए कि इजराइल का इसके बावजूद कुछ नहीं बिगड़ रहा है, अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ है, बहुत सारे देश उसके साथ खड़े हुए हैं। आप सोचो कि लोगों के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, जहां लोग, बच्चे, बूढ़े और अपाहिज लोग छिपे हुए हैं, उन जगहों को भी बम मार के खत्म किया जा रहा है। नवजात शिशु, हाल का पैदा हुआ बच्चा, विकलांग और बच्चों की भी मौत या कहें हत्या नेतन्याहू ने की है। यह अत्याचार है क्योंकि आम आदमियों को निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में पत्रकारों को मार दिया गया है ताकि गाजा की खबरें बाहर लोगों को पता ना चलें, अत्याचार लोगों को ना पता चले। और बाकायदा ये कहा जाता है, ये आरोप लगा है कि जानबूझकर पत्रकारों को निशाना बनाया गया ताकि सूचना को रोका जा सके। सूचना की ताकत आप समझते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किस तरह से जब गोदी हो जाता है मीडिया तो जनता के अधिकार छिन जाते हैं, अत्याचारों के बारे में लोगों को पता ही नहीं चल पाता है, झुग्गी बस्ती तोड़ देते हैं, मीडिया मसला उठाता नहीं है, स्थिति बताता नहीं है, और व्हाट्सएप पे कह देते हैं कि ये तो रोहिंग्या थे। तो जैसे ही रोहिंग्या कहा, आदि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो कहेगी अच्छा किया, अच्छा किया। वो यूपी वाला, बिहार वाला आदमी है, घोषित कर दिया। इसी तरह से ये जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि टॉर्चर और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट वहाँ के लोगों के साथ किया जा रहा है। पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनी लोगों को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उनके साथ पिटाई, बदसलूकी और मानवता के खिलाफ सजा दी जाती है। ये वो इलाका है जो वेस्ट बैंक है, ये गाजा नहीं है। फिलिस्तीन दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक गाजा, एक वेस्ट बैंक है। एक इजराइल के इस तरफ पड़ता है, एक इजराइल के उस तरफ पड़ता है। ये जो हमास, इसकी तो सरकारी फिलिस्तीन ने बनाई थी। तो यहां पर टॉर्चर से ज्यादा यातना आम लोगों को दी जाती है, अत्याचार है। अभी आप बीच में खबर आई थी कि लोगों के बच्चे जब भूखे मर रहे होते हैं और अपने भूखे बच्चे के लिए अन्न की तलाश में जब उसके पेरेंट्स बाहर निकलते हैं तो उनको घात लगा के मार देते हैं, लोग गोलियां मार देते हैं, सैनिक लोग। मुझे तो अचरज होता है कि जो लोग वहां सेना में काम करने वाले हैं वो लोगों के हाथ क्यों नहीं ठिठकते हैं। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार अलग कानून, अलग सड़कें, अलग अधिकार वेस्ट बैंक में तय किए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं ये वाला जो हुआ है, ये हमास ने जो हमला कर दिया था, अक्टूबर वाला जो था, 7 अक्टूबर के नाम से जाना जाता है, क्या उसका बदला ना लिया जाए? आत्मरक्षा का अधिकार है। लेकिन उससे पहले और उससे भी पहले ये अत्याचार का सिलसिला तो आज का नहीं है। फिलिस्तीन छोटा छोटा होते होते ये छोटे से गाजा में एक का हिस्सा सिमट गया है, तो ये उस घटना के बाद तो नहीं सिमटा है ना। तो इसलिए बार बार लगता है कि इजराइल इनको जो छोड़ दे रहा है, ईरान, ये माफ कीजिए, इजराइल बार बार निकल जाता है, ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है और ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि नस्ल और समुदाय के नाम पे आप लोगों को मार रहे हो। अस्पतालों की सुविधाओं पे जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो कहने में, देखने में, सुनने में आपको सरल लगते हैं, लेकिन जब आंकड़े देखेंगे तो आंखें हिल जाएंगी। पूरे गाजा में कुल 36 अस्पताल थे, 36, 34 अस्पताल खंडर बना दिए गए। 36 में से 2 अस्पताल बचे हुए हैं जहां लोगों का इलाज होता है, और कुछ अस्पताल हैं जिसमें थोड़ा बहुत एक हिस्सा उनका काम कर रहा है। ऐसे 19 अस्पताल बचे हैं। 12 अस्पताल छोटे अस्पताल पूरी सुविधाएं देने वाले थे। बड़े अस्पताल 4 स्थायी रूप से बंद हो गए हैं। जो हेल्थ केयर वाले लोग हैं उनके ऊपर भी हमले किए गए, 686, 33 अस्पताल और 82 केंद्रों में। और वहां पर लोग जाएं, 1 मिलियन से ज्यादा बच्चे, करीब 15 लाख बच्चों का अनुमान है, इसका शिकार हो रहे हैं, मारा जा रहा है। 15 लाख बच्चों को, अगर मुर्गी के बच्चों को मारा जाए 15 लाख, तो भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 15 लाख मुर्गी के बच्चे भी अगर एक साथ मार दे कोई बम गिरा गिरा के, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे उस कत्लेआम को।
कसाई भी एक एक करके हलाल करता है। बकरीद पे बड़ा कैंपेन चलाते हैं लोग, और वही लोग जो बकरीद पे कैंपेन चलाते हैं वो इजराइल का झंडा लगा के, अभी हाल में एक रिपोर्ट आई है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग इजराइल के समर्थन में कैंपेन चलाने वाले भारत में रहते हैं। और क्यों रहते हैं आपको पता है? तो इन सारी चीज़ों के बीच में जब ये रिपोर्ट आती है तो आपको लगता है कि ईरान इनको माफ़ क्यों कर रहा है, नहीं करना चाहिए। अब ईरान पे भी सवाल उठते हैं। जिस ईरान को आप ये मानते हो कि हाँ भाई वो मुकाबला कर रहा है इजराइल का वगैरह वगैरह, एक बड़ी संख्या ऐसी है जो ये मानती है कि ये ईरान अमेरिका और इजराइल से मिला हुआ है। आप कहेंगे हमेशा तो झगड़ा रहता है, कर क्यों मिला हुआ है? तो ये कहा जाता है कि ये इसलिए मिला हुआ है कि ये लगातार एक फायदे की डील है। क्या डील है? एक दूसरे को धमकाते हैं अमेरिका और ईरान, और इजराइल और ईरान एक दूसरे से प्रतिबंध लगा देते हैं और मामला युद्ध के कगार तक ले जाते हैं। जब युद्ध का डर लगता है तो बाकी जो देश हैं, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, वो हथियार खरीदने लगते हैं। और अमेरिका को और क्या चाहिए? ये एक मान्यता है, एक दूसरे को शैतान कहना, ये करना वो करना। तो लेकिन आप कहेंगे कि आप कैसे कह सकते हो कि ये ऊपर से ही कह रहे हैं अंदर से नहीं कह रहे हैं? तो इसके पक्ष में भी लोगों के तर्क है, मेरा नहीं है। इस तरह के लॉजिक दिए जाते हैं, इसको आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मान सकते हो। अरब देशों को, अमेरिका को क्या फायदा इससे? अरब देशों को डरा के हथियार बेचता है, इजराइल की सुरक्षा का बहाना बनाता है, तेल और सैन्य ठिकाने जो हैं उन पर उसकी पकड़ बनी रहती है। भाई उसने कई जगहों पर अपने बेस बनाए हुए, आर्मी बेस अमेरिका ने। जब तक संकट है तभी तो है, संकट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? इसने पाकिस्तान में बनाए हुए थे। जब अफगानिस्तान का संकट खत्म हो गया तो जनता खिलाफ खड़ी हो गई, जाओ यहां से, जाओ यहां से, हमारे हवाई अड्डे खाली करो। तो पाकिस्तान में अगर अमेरिकी फौज रखी तो यहां से आसपास सब जगह पे कवर कर सकती है ना वो। जैसे हिंद महासागर में उसने दियागो गार्सिया बनाया हुआ है, कई जगहों पे उसके जो अड्डे हैं जहां से वो फ्लाइट करके और जिस पे चाहे उस पर हमला कर सकती है, तो वो सारे के सारे अड्डे उसके इसी दम पे बने हुए हैं, क्योंकि यह टेंशन है। ईरान को फायदा क्या है? ईरान को फायदा यह है कि ईरान का जो रिजीम है, ऐसा लोग मानते हैं कि ये अभी इस चीज में तो बीच में तो मालूम पड़ा कि नहीं, इतना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन धारणा यह है कि ये अपनी पकड़ जनता के ऊपर इसी से बना हुआ है, क्योंकि बाहरी खतरा आप दिखाते हो तो अंदर के लोगों पे कंट्रोल करना आसान होता है। अमेरिका के बारे में भी कहा जाता है कि 26/11 हुआ था, उससे अमेरिका के लोगों को जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था अमेरिका, उनको संगठित रखने, एकजुट रखने और कंट्रोल में रखने में उससे मदद मिली थी। विरोधियों को देशद्रोही कह सकते हो आप, क्योंकि अगर आप हमेशा वार के मोड में रहोगे तो कोई भी अगर सरकार का विरोध करेगा तो कहोगे तुम देश के दुश्मन हो। और कट्टरपंथी शासन जो है, जिसको ईरान का शासन है, वो चूंकि धार्मिक आधार पे, उसको भी लेजिटिमेसी मिल जाती है, उसको एक ये मिल जाती है। यानी इन दोनों की ये जो डील है, जो ये मानते हैं वो ये है। लेकिन अब ये है कि इन दोनों की डील तो है, लेकिन ये इनकी संबंध अच्छे हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो ये बताती हैं कि इनके संबंध ऊपर ऊपर से ही खराब हैं, अंदर से अच्छे हैं। ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं? हम तब कर रहे हैं जब हमको दिखाई दे रहा है कि ईरान जो है इजराइल को छोड़ देगा, जाने देगा, इतने बड़े पापी को जाने देगा। तो हमारे दिमाग में ये चीजें आती हैं। और ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल है 1980 के दशक का, और इस स्कैंडल पे काफी बातें दुनिया भर में होती रही हैं। जो लोग पढ़ते हैं पुरानी चीजें, जिनको याद है उनको याद होगा। अमेरिका ने चुपचाप, एक तरफ ईरान पे प्रतिबंध लगे हुए हैं और ईरान को हथियार भी बेच रहा है अंदर ही अंदर। आप सोचिए, अफगानिस्तान में 2001 में तालिबान के खिलाफ जब युद्ध लड़ा, तो जिस ईरान से 36 का आंकड़ा रहता है, उस ईरान ने सहयोग किया अमेरिका को। तो अगर ऐसी दुश्मनी है भाई, तो तुम हथियार कैसे बेच रहे हो और तुम खरीद कैसे रहे हो? इतनी दुश्मनी में तो एक साथ तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका के साथ कैसे खाली हो गए? इराक युद्ध हुआ 2003 का, उसमें भी ये माना जाता है कि चूंकि सद्दाम हुसैन सुन्नी था, तो सुन्नी और शिया के बीच में एक राजनीतिक अदावत भी है, दूसरी चीजें भी हैं। तो सद्दाम हुसैन गिर जाता तो इस इलाके में ईरान की ताकत बढ़ जाती। तो ईरान ने अमेरिका के साथ मिलकर ये खेल किया, ऐसा कहा जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सारी बातें जो हैं, इसका कहीं कोई ऐसा दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। और इन्होंने इराक के अंदर अपना जो सुप्रीमेसी शिया वाली जमाई,
और काफ़ी हद तक वहाँ पर इसका कंट्रोल हो गया ईरान का। तो जो गल्फ वार था उसमें गुपचुप बातचीत हुई, अमेरिका और ईरान ने डील कर ली, ये आरोप लगता है। अब आप सोचिए कि दो दुश्मन अगर गुपचुप हथियार का सौदा कर लें और गुप्त मुलाकातें करें तो यार बात तो गड़बड़ लगती है। इसलिए लोग कहते हैं कि ईरान और ये सब मिले हुए हैं। कई बार अमेरिका कोई कदम ईरान को सीधा फायदा दे देता है, जैसे इराक के मामले में हुआ, तब भी अचरज होता है। इन सारी चीज़ों के बीच में ये लगता है कि दुश्मनी इनकी ऊपरी है, गुप्त सहयोग है अंदर ही अंदर। और इससे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी एक समझौता कर लिया था इनके साथ में परमाणु हथियारों को लेके, बीच में रिलैक्स कर दिया था अमेरिका ने, बीच बीच में छूट दे देता है, फिर एक सरकार आती है बदल देती है। तो जैसे एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, रेलगाड़ियां की जो पटरी होती है, 7 साल चलते हैं और कभी मिलते नहीं हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, वैसे रिलेशनशिप इनकी बताई जाती है, क्योंकि ये जो चीज़ें ये इंटरप्रिटेशन पे है। तो इस सिचुएशन में अगर ईरान इजराइल को यहीं तक छोड़ दे रहा है, सिर्फ इतना ही टेंशन पैदा करके ईरान का जलवा बुलंद हो गया, उसके हथियार ऐसे हैं वैसे हैं, और वहां पर इजराइल अगर इतना कमज़ोर दिखाई दे रहा है और ईरान उसके बावजूद उसको नहीं मार रहा है, तो ये अपने आप में संदेह पैदा करता है। तब जबकि यूरोपियन यूनियन की इतनी गंभीर रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट हमारे सामने जो ये बताती हैं कि हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका है। अगर कभी हम गंभीर मौका मिला और कोई कंपैरिजन करने का मौका मिला तो हम हिटलर के काल में जिस तरह से आम लोगों के ऊपर अत्याचार हुए थे, हिटलर के दौर में यहूदियों पर जो अत्याचार हुए थे, उसके साथ में तुलना ज़रूर की जाएगी। इतिहास करेगा कि कैसे गाज़ा में जो यहूदी हिटलर के अत्याचार का शिकार थे, उन्हीं यहूदियों के नाम पे, यहूदी नहीं कर रहे हैं, यहूदियों के नाम पे यहूदीवाद जो है, जियोनिस्ट जो है, वो एक अलग तरह की आइडियोलॉजी है। मैं वीडियो बना चुका हूँ। वो एक आइडियोलॉजी खड़ी की गई, एक कट्टरपंथी आइडियोलॉजी खड़ी की गई, जिसके पीछे कुछ और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें थी। तो वो जो ताकत हैं वो किस तरह से उस पूरे अत्याचार के रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं जो यहूदियों के ऊपर हुआ था गाज़ा के अंदर। तो बहुत कुछ होना है, लेकिन कुल मिला के तब जब ईरान और इजराइल के बीच में शांति होती दिखती है तो बहुत सारे लोग धरती पे ऐसे हैं, उनके मन को अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि एक बार इजराइल को सजा तो मिलनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।